एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के जो बचे हुए भौतिक प्रदेश थे उन भौतिक प्रदेशों की यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि पिछली क्लासों में अपन ने 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में क्या किया है, पढ़ा है, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान जो है उसके बारे में आपने पढ़ा, इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, समुद्र तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से भारतीय मरुस्थल की यहाँ पे क्या की जाएगी, बात की जाएगी। अर्थात बात करें भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल की, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में यानी मुख्य रूप से अपन कहें राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें इस प्रकार के मरुस्थल हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसमें बालू के टिब्बों से ढका जो तरंगित मैदान है वो मरुस्थल के रूप में, अर्थात पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, भारतीय मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे हमें बालू के बड़े बड़े टीले या टिब्बे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जो एक मैदान के रूप में वहां पर क्या है, फैले हुए हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में देखो अधिक टेम्परेचर और वर्षा क्या होती है, कम, यानी तापमान अधिक पाया जाता है और वर्षा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। लगभग 150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष यहाँ पे यानी वार्षिक औसत वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्थात तापमान अधिक और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर शुष्क वर्षा पाई जाती है और शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियों का भी अभाव पाया जाता है। अर्थात मुख्य रूप से देखें तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें कंटीली जो झाड़ियां, कांटेदार जो झाड़ियां वो हमें क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो वर्षा ऋतु में इस मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ सरिताएं, कुछ नदियां इस क्षेत्र में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद बालू के टीलों में, बालू के टिब्बों में वो क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और अगर हम इस मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, आपकी लूनी नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, जो ये कहें कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी क्या है, नदी है। तो ये एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी, जो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा हमें याद रखना बरखान क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बरखान क्या है, तो आपको क्या बताना है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले हैं उन अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले हैं वो हमें मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लंबवत है, अगर बात करें लंबवत टीलों की बात करें तो लंबवत टीले मुख्य रूप से हमें भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, सीमा रेखा है, वहां उस सीमा रेखा पर हमें किस प्रकार के टीले देखने को मिलते हैं, लंबवत टीले हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखने लायक जो चीज है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, 150 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी है, जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। ये बरखान मरुस्थलीय क्षेत्र में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है उसमें ये बरखान हमें देखने को मिलते हैं। लंबवत टीले कहां पर पाए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस सीमा पर हमें लंबवत टीले
लहरदार टीले जो है वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये थार का मरुस्थल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लास्ट जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनमें जो है वो है द्वीप समूह। लास्ट क्या है, द्वीप समूह है। अब हम बात करते हैं छठवां जो भौतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात करें तो एक बार देखना, अगर हम बात करें, ये बात का दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। अगर यहां पर बात करें द्वीप समूह की तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, यानी आपने पहले भी पढ़ा है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर स्थित क्या है, अरब सागर। यहां पे क्या है, अरब सागर। और इधर ये क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो यूं कहें खड़ा द्वीप, जिसे बोलते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित जो द्वीप है वो द्वीप कौन सा है, वो द्वीप है अरब सागर। और अरब सागर में महत्वपूर्ण जो द्वीप है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। तो देखो हम बात कर रहे हैं द्वीप समूह की, तो भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। उनमें अपन बात करें तो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दो द्वीप हैं, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। अगर हम बात करें सबसे पहले किस द्वीप की बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप, सबसे पहले लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में, ये जो लक्षद्वीप है अरब सागर में पश्चिमी तट पर कौन सा द्वीप पाया जाता है, लक्षद्वीप। देखो पश्चिमी तट अरब सागर, द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप। तो अरब सागर में पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप पाया जाता है। यहाँ लगभग 25 महत्वपूर्ण द्वीप बताए हैं। इसमें अरब सागर की बात करें तो इस अरब सागर में मुख्य रूप से 25 महत्वपूर्ण द्वीप क्या किए गए हैं, बताए गए हैं, जो लगभग 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैले हुए। अर्थात जो ये 25 महत्वपूर्ण द्वीप इस अरब सागर में, जिसमें एक लक्षद्वीप भी है, तो ये लगभग 109 वर्ग किलोमीटर। टोटल की बात करें 25 जो द्वीप है वो सारे लगभग 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैले हुए हैं। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप अकेला 32 वर्ग किलोमीटर, कितना, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप, एमिन द्वीप। हम बात करें लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, एमिन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कौन सा, मिनिकॉय द्वीप, इनके नाम से। अर्थात लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था, और फिर बाद में इसे किस नाम से जाना गया, लक्षद्वीप। तो कब, 1973 के बाद, 1973 के बाद लक्षद्वीप, एमिन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को
किस नाम से जाना गया? लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। और इसका विस्तार मैंने अभी बताया, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कौन सा द्वीप फैला हुआ है? लक्षद्वीप फैला हुआ है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो इस लक्षद्वीप का मुख्य जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है कावारत्ती। कावारत्ती अगर बात करें तो मुख्य रूप से किसका? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, अर्थात हम ये कह सकते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। और ये इसका मुख्य क्या है? प्रशासनिक, क्या है? मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय है, याद रखना आप। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। अर्थात लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पर विभिन्न प्रकार के पादप व जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के इस लक्षद्वीप पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसी में अगर हम बात करें, एक पिटली द्वीप और है, और इस पिटली द्वीप पर क्या है? मानव का बसाव नहीं है, मानव यहाँ पे निवास नहीं करता है। वो यहाँ पर एक अगर हम बात करें पिटली द्वीप की, कौन सी द्वीप की? पिटली द्वीप की। तो पिटली द्वीप पर क्या? मानव का निवास नहीं है, अर्थात इस द्वीप पर मानव क्या नहीं करता है? निवास नहीं करता है। यहाँ पर एक क्या है? पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पे एक क्या है? पक्षी अभयारण्य है। तो ये कुछ सरफेस से बातें थी लक्षद्वीप के संदर्भ में। कौन सी? आपको ये ध्यान रखना है, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप स्थित है। और इस लक्षद्वीप में 25 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो लगभग 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? फैले हुए हैं। लक्षद्वीप अकेले की बात करें तो ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप के नाम से, एमिन द्वीप के नाम से, मिनिको द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद में इसे किस नाम से जाना गया? लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कावारत्ती है। और हम बात करें इसके अलावा, लक्षद्वीप के अलावा की बात करें तो यहाँ पे एक द्वीप और है, पिटली द्वीप, जहाँ पे मानव का निवास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। अब देखो हम बात करें दूसरा जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कोलकाता से 1248 किलोमीटर, यहाँ पे देखो कोलकाता से 1248 किलोमीटर दूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप पाया जाता है। अर्थात कोलकाता से 1248 किलोमीटर दूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप पाया जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इस द्वीप बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 265 छोटे और बड़े 265 छोटे और बड़े द्वीप समूह इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह को अगर बात करें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसका उत्तरी भाग जो है उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है और इसका दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी अंडमान के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। मध्यवर्ती भाग को अपन कहें तो मध्य अंडमान कह सकते हैं। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसका जो उत्तरी भाग है उसे उत्तरी अंडमान, इसका जो दक्षिणी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है। तथा यह भी माना गया है कि ये जो द्वीप है वो निम्नलिखित पर्वत जो श्रेणियां हैं उनके क्या हैं? अवशेष हैं। याद रखना ये एक बात अच्छी है कि ये जो पर्वत है ये पर्वत निम्नलिखित, कौन से? निम्नलिखित पर्वत
श्रेणियों, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के क्या है, अवशेष है। अर्थात पर्वतों के धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने के कारण पर्वतों का ऊपरी जो शिखर है वो द्वीप के रूप में यहाँ पर क्या हुआ है, वो प्रकट हुआ है या दिखाई देता है। तो निम्नलिखित जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के ही ये क्या माने जाते हैं, अवशेष या शिखर माने जाते हैं। अगर हम बात करें इन द्वीप समूह, ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए क्या बताए गए हैं, महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अर्थात इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जीव जंतुओं की अगर बात करें तो यहाँ पे पाए जाने वाले पादप और जीव जंतुओं में बहुत सारी विविधता हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। यानी बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारत के दक्षिणी छोर से जो विषुवत रेखा है वो कितने किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इस विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, विषुवतीय जलवायु। किस प्रकार की जलवायु बताई गई है, विषुवत वृत्त के निकट पाए जाने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ पर घने जंगलों से ये क्या है, आच्छादित है, ढका हुआ है। और बात करें यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात, अर्थात जो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप है और उस बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो याद रखना, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बीच कौन सा द्वीप, बेरन द्वीप है। कौन सा द्वीप, बेरन द्वीप है, जहां पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसमें ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो लगातार क्या होता रहता है, लगातार उसमें उद्गार होता रहता है। तो ये सक्रिय जो ज्वालामुखी है इस अंडमान और इस निकोबार, अंडमान निकोबार, ये कहें कि अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा द्वीप है, बेरेन द्वीप। कौन सा द्वीप, बेरेन द्वीप। और यहाँ पर ये मुख्य रूप से क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा द्वीप समूह क्या हुआ, कंप्लीट। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग उत्तरी अंडमान, दक्षिणी भाग दक्षिणी निकोबार कह सकते हैं इसको, दक्षिणी भाग दक्षिणी निकोबार। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, बेरेन द्वीप पाया जाता है। और इस बेरेन द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र क्या है, ज्वालामुखी। इस प्रकार से आपके भारत के भौतिक प्रदेश क्या हुए, कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद।